जॉब के ओके जॉब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं सुरेश। अभी हम पढ़ रहे थे राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में। अब इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज का किस तरह से योगदान रहा और आगे ब्रह्म समाज की किस तरह से सदस्यता रही, उन्होंने क्या योगदान दिया था ब्रह्म समाज की स्थापना में। तो आचार्य केशव चंद्र सेन थे, इन्होंने 1857 में ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की और 1862 में आचार्य के पद पर नियुक्त हुए। तो उस टाइम पे जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, इनके बाद जो राजा राम मोहन राय जी तो जो थे इंग्लैंड गए थे, उनकी डेथ के बाद में उनका संचालन ब्रह्म समाज का आचार्य देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला था। इसके बाद में आते हैं केशव चंद्र सेन, जिनको आचार्य पर इन्होंने नियुक्त किया और इन्हीं के आगमन से ब्रह्म समाज की लोकप्रियता अपने चरम पर पहुंच गई थी और इन्होंने बंगाल, मद्रास, पंजाब और यूपी में इसका काफ़ी विस्तार हुआ। बंगाल, मद्रास, पंजाब और यूपी में इसका विस्तार हुआ। इन्होंने अपने ब्रह्म समाज को प्रचार प्रसार करने के लिए आचार्य केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर जो एक अखबार था, इसका संपादन किया, जो प्रथम भारतीय दैनिक संपादक थे और अखबार भी पहला दैनिक संपादक थे, संपादन किया था इसका। इन्होंने लोगों में नारी शिक्षा के लाने के लिए स्पेशली काम किया था और लॉज ऑफ लाइफ नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें लाइफ के जो नियम कायदे कानून थे उनके बारे में बताया गया था। इन्होंने 1860 में एक संगत सभा की भी स्थापना की। तो इस प्रकार देखते हैं कि इन्होंने जैसे ही अपनी सदस्यता ग्रहण की तो इनके विचार जो थी नारी शिक्षा को लेकर बहुत उदार थे, अर्थात समाज में इन्होंने उदारवादी विचारधाराओं को अपने स्तर पर लाना शुरू कर दिया, लोगों में प्रचार प्रसार लाना शुरू कर दिया, जिससे अनेक लोग इनसे जुड़ना, ब्रह्म समाज का प्रचार प्रसार होने के लिए अनेक लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया और इसका प्रचार उत्तरी भारत में, दक्षिण भारत में सब तरीके से फैल गया। उत्तर में यूपी, पंजाब और महाराष्ट्र में भी, दक्षिण में मद्रास में भी इसका प्रचार प्रसार हुआ और इन्हीं की प्रेरणा से महाराष्ट्र में भी आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है। फिर दक्षिण भारत में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की जाती है। तो आचार्य केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज के प्रचार में और प्रसार में और इनकी लोकप्रियता में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, जिसके माध्यम से अनेक संस्थाओं की स्थापना करते हैं। उसमें जैसे इन्होंने 1860 में संगत सभा की स्थापना की और इसके बाद फिर ये आते हैं 1866 में। इनके जो उदारवादी विचार थे, इनके उदारवादी विचारों की वजह से आचार्य केशव चंद्र सेन के उदारवादी, क्योंकि ये लोग जो केशव चंद्र सेन थे, ये सभी लोगों को एक साथ लेकर चलते थे। इनमें समायोजन, समन्वय की भावना थी और सभी को एक साथ लेकर चलने, सभी धर्मों को एक समान मानते थे और सभी धर्मों को जब एक समान मानते हैं तो आदमी के विचार जो होते हैं वो बहुत ही लोकतांत्रिक होते हैं, बहुत ही उदारवादी होते हैं। तो इनकी उदारता के कारण 1866 में अर्थात 1866 में पहली बार ब्रह्म समाज का विभाजन सामने आता है और जब पहली बार ब्रह्म समाज का विभाजन होता है तो ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिनमें केशव चंद्र सेन द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज और देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। अब इन दोनों में, क्योंकि जिस वजह से ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ था, इनसे हम समझ सकते हैं कि भारतीय ब्रह्म समाज में सभी धर्मों को समान रूप से माना जाता था, सभी धर्मों का इनमें सामंजस्य था, समन्वय था। जबकि देवेंद्र नाथ टैगोर जी के आदि ब्रह्म समाज में हिंदू धर्म को इसको अंग के रूप में माना जाता था। इसलिए इनके उदारवादी विचारों के कारण इन्होंने डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट होने के कारण इनका विरोध हुआ, आखिर में विभाजन हो गया। आचार्य केशव चंद्र सेन ने, मैंने पहले बताया कि जैसे मद्रास में गए थे तो इन्होंने मद्रास में इनकी प्रेरणा से आचार्य श्रीधरलू नायडू जो थे, इन्होंने 1864 में, के श्रीधरलू नायडू ने 1864 में वेद समाज की स्थापना की मद्रास में और जब महाराष्ट्र में गए थे वहाँ प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में की जाती है। तो
हम फिर से यही चीज़ बार बार समझ में आ रही है कि इन्होंने ब्रह्म समाज को एक लोकप्रियता के चरम पर पहुंचा दिया था। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में ब्रह्म समाज की जो शाखाएं स्थापित हो गई थी और बड़े लेवल पर लोगों ने इसमें भाग लेना शुरू कर दिया था। इसी की कड़ी में आगे इन्होंने एक महत्वपूर्ण सुधार कार्य किया था 1862 में ब्रह्म विवाह अधिनियम। आचार्य केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया और इसमें पहली बार अंतरजातीय और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की भी बात की गई थी। अर्थात बहुत सारी जो जातियां थी उनमें एक दूसरे में विवाह करने अर्थात और विधवाओं को पुनः विवाह कराने, विधवा जो महिलाएं विधवा हो चुकी है, जिनका पति मर गया है किसी भी कारणवश से, उनको पुनः विवाह करने की अनुमति दी गई थी। क्योंकि इस तरह की जो परंपराएं थी पहले समाज में मतलब बुरी समझी जाती थी, लेकिन इन्होंने इसको महत्व देना अर्थात उन्होंने पुनर्विवाह कराने के लिए महत्व दिया, इस बात पर बल देने। इसके बाद में इन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह पर भी प्रतिबंध लगवा दिया। इनकी जो नेटिव मैरिज जो एक्ट था इसके 3-4 जो पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। तो पहला था ब्रह्म विवाह अधिनियम में अंतरजातीय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात की गई, बाल विवाह और बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई और विवाह की आयु जो लड़के और लड़कियां थी उनके विवाह की जो आयु थी, इनके विवाह की आयु लड़कों के लिए 18 वर्ष कर दी गई और लड़कियों के लिए 14 वर्ष कर दी गई। इस प्रकार इन्होंने स्त्री शिक्षा को और बढ़ावा देने के लिए 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, स्त्री शिक्षा के लिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी आचार्य केशव चंद्र सेन द्वारा, और जिसको भारतीय सुधार संघ के नाम से, और एक पत्रिका निकाली थी वामा बोधिनी पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। इस प्रकार एक के बाद एक इन्होंने सुधार करते गए और अनेक और समाज में लोकप्रियता, ब्रह्म समाज की लोकप्रियता अपने चरम पर पहुंचती चली गई। और फिर एक घटना जो घटित होती है यहाँ पे ब्रह्म समाज में, वो थी इन्होंने अपनी जो 13 साल की अल्पायु पुत्री थी, इन्होंने अपने 13 साल की जो पुत्री थी उनका विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया। अर्थात ब्रह्म समाज में जिन बातों को लेकर बल दिया गया था, अर्थात बहु विवाह और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने की जो वकालत की गई थी, उसी का उल्लंघन आचार्य केशव चंद्र सेन ने कर दिया और अपनी 13 साल की अल्पायु वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया गया। और इसी टाइम पे 1878 में ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन सामने आता है और उस टाइम जब दूसरा विभाजन होता है तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना होती है और आचार्य केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से निकाल दिया जाता है और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है और आनंद मोहन बोस के द्वारा इनके निर्देशन में असाधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है और इसके अनेक सदस्य बनते हैं, जिसमें शिवनाथ शास्त्री, विपिन चंद्र पाल और एस.एन. बनर्जी, द्वारकानाथ गांगुली आदि ये जो लोग थे इसके अन्य सदस्य थे। शिवनाथ शास्त्री जी थे, विपिन चंद्र पाल थे, एस.एन. सत्येंद्रनाथ बनर्जी और द्वारकानाथ गांगुली आदि इनके सदस्य थे। तो ब्रह्म जो समाज था, इसने समाज में जन जागृति, जन चेतना लाने का बहुत बड़े लेवल पर काम किया, जिनमें आचार्य केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर और हमने पहले राजा राम मोहन राय को पढ़ा था, उनका लोग अपूर्णीय है, मतलब उन्होंने बहुत योगदान दिया है। इसके बाद में अनेक समाज सुधारक आते हैं और अनेक सामाजिक संस्थाएं स्थापित होती है, जिसमें महादेव गोविंद रानाडे जो थे, उन्होंने महाराष्ट्र में समाज सुधार का कार्य किया। इसके बाद फिर आते हैं आत्माराम पांडुरंग आ जाते हैं, उन्होंने समाज सुधार का काम किया। डी.के. कर्वे आते हैं, उन्होंने भी महिला स्त्री शिक्षा पर विशेष रूप से काम किया था। तो हम आगे देखेंगे जो नए संस्थान जो आती है वो आती है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज जो था वो एक ब्रह्म समाज की जो एक शाखा के रूप में ही था। मैंने पहले भी बताया है कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा, जब आचार्य केशव चंद्र सेन थे महाराष्ट्र की यात्रा पर गए थे तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर के, अर्थात उन्हीं के सानिध्य में आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में आचार्य केशव सेन के प्रयासों से
महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है और ये एक ब्रह्म समाज की एक शाखा के रूप में होती है, क्योंकि ब्रह्म समाज में जिन जिन बातों पर बल दिया गया था वही बल उन्हीं बातों पर बल प्रार्थना समाज में भी दिया गया था। हालांकि इससे पहले परमहंस सभा, जो परमहंस सभा थी, ये एक अलग से एक संचालित संस्था थी 1849 में, जो इसी में 1867 में प्रार्थना समाज को मर्ज कर दिया गया और उसका नाम प्रार्थना समाज कर दिया गया। इसमें अन्य सदस्यों में जो प्रार्थना समाज की स्थापना कर रहे थे आत्माराम पांडुरंग, इनके साथ ही महादेव गोविंद रानाडे थे 1842 से 1900 में एक तक, जिनको पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत। पश्चिम भारत का मैंने पहले बात कही कि महाराष्ट्र में सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक सुधारक के रूप में जिनका नाम सबसे पहले आता है वो थे महादेव गोविंद रानाडे। उनमें इन्होंने सब स्त्री शिक्षा पर स्पेशली काम किया था, बहुत स्त्री शिक्षा पर बल दिया था, महिलाओं को समाज में अपना महत्व दिलाने के लिए इन्होंने काम किया था। तो पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहा जाता है इनको। इनके अन्य सदस्यों में, प्रार्थना समाज के अन्य सदस्यों में R.G. भंडारकर आते हैं, N.G. चंद्रावरकर आते हैं। इस प्रकार महादेव गोविंद रानाडे जो थे, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, या फिर लोगों की, धार्मिक लोगों की जो क्या आस्था है समाज में, किस तरह की समाज में धारणाएं प्रचलित है, उनको लेकर एक जो थे वो इन्होंने जो एक बुक लिखी थी वो थी कि एक आस्तिक की धर्म में आस्था, एक आस्तिक की धर्म में क्या आस्था हो सकती है, अर्थात क्या क्या आस्था है, किस तरह से वो समाज में जागृति पैदा कर सकता है, उसको लेकर एक किताब लिखी थी महादेव गोविंद रानाडे ने। MG का मतलब है, MG मतलब महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे जो थे, इन्होंने एक आस्तिक की धर्म में आस्था नामक पुस्तक लिखी। रानाडे द्वारा 1861 में विधवा विवाह संघ की स्थापना की। विधवा विवाह संघ 1861 में विधवा विवाह संघ की स्थापना की और इन्होंने DK कर्वे के साथ मिलकर के रानाडे और DK कर्वे प्लस DK कर्वे ने मिलकर के विधवा विवाह आश्रम की स्थापना की। महिलाओं के, अर्थात जो विधवा महिलाएं थी उनको विवाह कराने के लिए विधवा विवाह आश्रम, विधवा विवाह आश्रम की स्थापना की DK कर्वे ने 1867 में। दोनों ने मिलकर, रानाडे जी और DK कर्वे जी ने मिलकर के विधवा विवाह आश्रम की स्थापना की। इनके बाद में हम और देखते हैं कि इन्हीं से जुड़े हुए सदस्य के रूप में विष्णु परशुराम शास्त्री, विष्णु परशुराम शास्त्री जी द्वारा विधवा पुनर्विवाह सभा, विडो री मैरिज एसोसिएशन की स्थापना 1850 में की गई। इसके बाद में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर आते हैं। उन्होंने निबंधमाला नामक एक पत्रिका का संपादन किया और उसमें वो बताते हैं कि महिलाओं को पुनर्विवाह, उसमें भी विधवा पुनर्विवाह की बात की गई थी, महिलाओं को शिक्षा की वकालत की गई थी। तो विष्णु शास्त्री चिपलूणकर जो थे, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर ने निबंधमाला लिखी। तो इस तरह की बातें, इस तरह की संस्थाएं लगातार समाज में जागृति पैदा करने के लिए लगातार समाज सुधार को द्वारा की जा रही थी। अब हम देखते हैं कि ये जो काम किए इनका क्या कारण रहा था, अर्थात इनके क्या उद्देश्य थे। प्रार्थना समाज की जब स्थापना की गई तो इसको लेकर क्या समाज, आत्माराम पांडुरंग जी, रानाडे जी थे, वहाँ केशव चंद्र सेन से उन्होंने क्या प्रेरणा ली थी, अर्थात किस क्षेत्र में काम किया जाना चाहिए, उसको लेकर इन्होंने, इनके कुछ उद्देश्य थे। प्रार्थना समाज के कुछ उद्देश्य हम देखते हैं जिनमें ये आपने नोट कर लिए होंगे। तो इनके उद्देश्य हम देखते हैं। प्रार्थना समाज के उद्देश्यों में पहला उद्देश्य है स्त्री शिक्षा पर बल देना। बार बार, क्योंकि प्रार्थना समाज में सामाजिक सुधार पर ज़्यादा बल दिया गया था, धार्मिक सुधार की अपेक्षा इन्होंने सामाजिक सुधार पर अधिक बल दिया था। तो स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन,
विधवा पुनर्विवाह पर बल, विधवा पुनर्विवाह पर बल, प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्यों में स्त्री शिक्षा पर को प्रोत्साहन दिया गया, विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया गया और बालिका शिक्षा, शिक्षा में बालिका शिक्षा आ जाती है और लड़के और लड़कियों की जो उम्र की जो सीमा थी उसको बढ़ा दिया गया, अर्थात जो लड़के और लड़कियां जो थी इनकी वकालत की गई थी इनके द्वारा, वो बढ़ाने के लिए बढ़ा दी गई, अर्थात उन्होंने जो विवाह करने की जो उम्र थी उसको बढ़ाने की मांग की थी। तो लड़कियों लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ाने की वकालत, लड़के लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ाने की वकालत इसमें की गई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन्होंने समाज सुधार के लिए ग्रास रूट पर काम किया और जब ग्रास रूट पर काम किया जाएगा तो उसमें मेन जो सुधार किया जाएगा वो स्त्री शिक्षा, अगर स्त्री को शिक्षा दी जाएगी तो समाज में सुधार होगा। फिर विधवाओं का पुनर्विवाह पर बल दिया गया, फिर इन्होंने लड़के और लड़कियों के विवाह की उम्र को बढ़ाने की बात की गई, क्योंकि छोटी छोटी लड़कियों को अर्थात अल्पायु में विवाह कर दिया जाता था। जब अल्पायु में विवाह कर दिया जाता था तो उनको समाज की और परिवार की पूरी जिम्मेदारी आती थी, इस तरह उनमें शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाता था। तो ये सब इनके एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में हम देखेंगे। आगे आता है यंग इंडिया। यंग बंगाल आंदोलन, ये जो यंग बंगाल आंदोलन जो था एक इस समाज सुधार आंदोलन के रूप में एक उग्रवादी प्रवृत्ति का आंदोलन था, अर्थात इसमें समाज में जो धारणाएं थी, अब तक तो समाज में एक शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से समाज सुधार के द्वारा प्रचार करने के लोगों को जोड़कर काम किया जा रहा था। इसमें जो यंग बंगाल आंदोलन था इसमें ये एक हेनरी विवियन डेरोजियो नामक एक बुद्धिजीवी थे, उनके द्वारा ये शुरू किया गया था और ये 19वीं शताब्दी में 19वीं सेंचुरी में बंगाल के बुद्धिजीवियों में रेडिकल उग्रवादी जो प्रवृत्ति जो आती है, अर्थात उग्रवादी जो लोग थे उनके जो जन्म होता है वही यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो यंग बंगाल आंदोलन था इसकी पृष्ठभूमि हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा इटली में मैजिनी द्वारा जो यंग इटली का कंसेप्ट दिया गया था, यंग इटली वाला, वहां से इन्होंने ये प्रेरणा ली थी, यंग इटली से प्रेरणा ली थी इन्होंने। और बंगाल के जितने भी नवयुवक थे उनको पुरातन परंपराओं को तोड़ने, अर्थात उनको दूर करने और नवीन जो परंपराएं थी अर्थात प्रगतिशील सोच को बढ़ावा देने के लिए काम किया, जिसमें इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों परंपराओं को तोड़ने, समानता, स्वतंत्रता और सत्य पर बल दिया। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों को साथ लेकर के पुरातन परंपराओं को तोड़ने, समानता, स्वतंत्रता और सत्य पर बल दिया। इसके बाद में हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे, इनके बारे में अगर जाने तो इनके पिता जो थे पुर्तगाली थे और माता भारतीय थी, अर्थात ये आंग्ल यूरोपियन थे ये, अर्थात इनमें इंडियन खून भी था। तो ये पहली बार 1826 में भारत में आते हैं, 1826 में भारत में आते हैं कलकत्ता में, 1825-26 में, और 1828 में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में इनको इतिहास के प्राध्यापक नियुक्त किया जाता है। इतिहास के प्राध्यापक के पद पर इनको नियुक्त किया जाता है। इतिहास के प्राध्यापक पर रहते हुए इन्होंने
हिंदू कॉलेज में जो जितने भी नवयुवक थे उन पर काम, उनको संगठित करके समाज में जागृति पैदा करने के लिए एकत्रित किया। उसके बाद में इन्होंने वहीं पे इतिहास के व्याख्याता के रूप में प्रेस की स्वतंत्रता, क्योंकि पहले भी इस पर बात की है कि 1823 में एक प्रेस एक्ट लाया गया था। प्रेस एक्ट था 1823 में, 23 में प्रेस एक्ट, जिसके द्वारा राजा राम मोहन राय जी की संवाद कौमुदी और मिराथुल अखबार और बहुत सारे देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पहले लगा दिया गया था, इस पर और कुछ नियम कायदे लगाए गए थे जिनको इन्होंने फिर उस टाइम पे प्रेस की स्वतंत्रता की वकालत की। जूरी द्वारा न्याय, जूरी के बारे में पहले हमने बात करी थी कि जूरी क्या होता है, अर्थात बहुमत के द्वारा निर्णय, 5 में से 3 के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा और भारतीय नियम कायदों के अनुसार निर्णय, न कि विदेशी नियम कायदे के अनुसार निर्णय की बात की गई थी। सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण, सरकारी जितनी भी सेवाएं थी वो उनका भारतीयकरण किया जाए, अर्थात उनको भारतीय लोगों को उसमें भर्ती किया जाए, क्योंकि जितने भी अंग्रेज जो थे वो नस्ल, जाति आदि के आधार पर भारतीय लोगों से, अर्थात रंग कलर के आधार पर भेदभाव करते थे। तो भारतीयकरण की बात की गई थी, इन्होंने सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण की बात की गई थी। इन्होंने भी राजा राम मोहन राय जी की तरह इन्होंने शक्तियों के पृथक्करण की भी बात की थी। और इन्होंने जो महत्वपूर्ण काम किया था बंगाल में वो था रैयत, अर्थात किसानों का जो शोषण करते थे जमींदार लोग अंग्रेजों के माध्यम से, क्योंकि अंग्रेज जो थे उन्होंने बंगाल में जो एक व्यवस्था लागू कर रखी थी, जमींदारी व्यवस्था, अर्थात ठेके पर जमीन वसूल किया जाता था। किसानों से जो ये जमींदार थे एक काफ़ी पैसा वसूल करते थे, अर्थात वो फिर जो पैसा वसूल करते थे उनको चुकाने के लिए ये महाजनों के चक्कर में फंस जाते थे किसान, और वो जीवन भर उनका ये इस तरह से जाल में फंसे रहते थे और आगे नहीं बढ़ पाते थे, अर्थात तो बेगारी बढ़ गई थी। तो इस तरह की जो बुराइयाँ थी समाज में, किसानों की जो परेशानी थी उनको मुक्ति दिलाने के लिए इन्होंने पहली बार मांग की थी। सर्वप्रथम इस मुद्दे को उठाया इन्होंने, इसीलिए इनको भारत का पहला, अर्थात बंगाल के जो पहले थे, बंगाल के इनको जागरण का पिता कहा जाता है, पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। इनको आधुनिक राष्ट्रवादी कवि के रूप में भी कहा जाता है। इन्होंने अनेक कविताएं लिखी थी और राष्ट्रवादी रूप से लिखी थी, इसलिए आधुनिक प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है इनको। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। हम फैक्ट्स को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फैक्ट्स ही एग्जाम में आएंगे। जो जितने भी एग्जाम्स है अभी तक जितने भी आए उनमें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो जितने एग्जाम है उनमें ये फैक्ट्स का बहुत महत्व है। इसीलिए बार बार फैक्ट्स पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि था जो हेनरी विवियन डेरोजियो थे। इन्होंने अनेक संस्थाओं के माध्यम से लोगों में जागृति पैदा की, जिनमें एक आता है 1828 में एकेडमिक एसोसिएशन। इसमें लोगों को समझाया जाता था। हेनरी विवियन डेरोजियो ने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंगाल हित और डिबेटिंग क्लब की भी स्थापना की, डिबेटिंग क्लब की स्थापना की। और जो हेनरी विवियन डेरोजियो थे उनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था, एक बंगाल आंदोलन, उसका जो मुखपत्र था वो था बंगाल स्पेक्टेटर, और इसके संपादक भी हेनरी विवियन डेरोजियो थे। इसके संपादक भी हेनरी विवियन डेरोजियो थे और इन्होंने 1831 तक कलकत्ता में हिंदू कॉलेज में काम किया लेक्चरर के रूप में, और इसके बाद में इनको निकाल दिया गया। 1831 में हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया, और फिर जैसे ही इनको हिंदू कॉलेज से निकाल दिया तो इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला, उसका नाम था ईस्ट इंडिया। एक समाचार पत्र था, उसका प्रकाशन शुरू किया। और ईस्ट इंडिया जो था ये इंग्लैंड में पहले चलता था, इन्होंने बंगाल में इसको शुरू कर दिया, और इनकी जो मृत्यु हो गई थी 26 दिसंबर 1821 को हैजे से 22 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। हेनरी विवियन डेरोजियो को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हमारी जाति का पिता, प्रथम आधुनिक व्यक्ति, बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक, इन नामों से पुकारा। इसलिए इनको कहा जाता है हमारी जाति का पिता। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे, इन्होंने हेनरी विवियन डेरोजियो को हमारी जाति का पिता का प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा। प्रथम आधुनिक व्यक्ति इसलिए कहा क्योंकि आधुनिक समाज में जो धारणाएं थी उनको तोड़ करके नव युवकों को जोड़ा।
क्योंकि इससे पहले जो समाज में जितने भी नवयुवक थे उनको नहीं जोड़ा गया था, उनको लेकर एक आंदोलन नहीं चलाया गया था। तो इन्होंने बड़े लेवल पर एंग बंगाल आंदोलन, इसी का नाम भी एंग बंगाल आंदोलन रखा गया था, तो एंग बंगाल आंदोलन रखा। इन्होंने फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वहाँ से भी, फ्रांस से भी बहुत प्रभावित थे, वहाँ से उदारवादी विचारों को लिया और स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की जो उनके सिद्धांत थे उनको इन्होंने एंग बंगाल आंदोलन में भी अपनाया और नवयुवकों को आपस में मिलजुल करके कुरीतियों से लड़ने और समाज में सुधार लाने का काम किया। बंगाल में इनको आधुनिक सभ्यता, इसीलिए इनको बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद में आगे हम देखते हैं कि इन्होंने बंगाल में और अनेक संस्थाएं, जैसे हिंदू धर्म ग्रंथ है, हिंदू धर्म ग्रंथ है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद, हिंदू धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। और इन्हीं की तर्ज पर एंग बंगाल आंदोलन जो चलाता है, एक बहुत बड़े लेवल पर मूवमेंट चलाता, इसी की तर्ज पर बॉम्बे में भी एंग बॉम्बे आंदोलन एल्फिंस्टन कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा चलाया गया था। इस प्रकार देख सकते हैं हम कि एंग बंगाल आंदोलन एक बहुत बड़े लेवल पर लोगों को जागृत करने का एक आंदोलन था। उसी कड़ी में एक महाराष्ट्र में जो पुनः सार्वजनिक सभा करके एक सार्वजनिक संस्था आती है, जिसकी स्थापना महादेव गोविंद रानाडे द्वारा की गई थी। तो महादेव गोविंद रानाडे ने जो स्पेशली काम किया था, समाज सुधार में काम किया था और महाराष्ट्र में काम किया था, इसलिए इन्हें महाराष्ट्र के सुकरात कहा जाता है। इनके विचारों को लेकर के महाराष्ट्र के सुकरात भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने पश्चिमी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के जनक किया जाता है। पश्चिम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के जनक भी कहा जाता है इनको। महादेव गोविंद रानाडे जी का जन्म 1870 में हुआ था। इन्होंने 1875 में पहली बार भारत में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। राजा राम मोहन राय रानाडे जो थे, महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने की थी, राजा राम मोहन राय ने नहीं की थी। तो इन्होंने पहली बार प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। पहली बार हाउस ऑफ कॉमन जो ब्रिटेन का था उसमें याचिका प्रस्तुत करके प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की और जनता की अभिव्यक्ति के लिए एक प्रथम संगठन की भी मांग की थी, जो था पुनः सार्वजनिक सभा जो थी। इसकी यही महत्वपूर्ण विशेषता है कि जनता की अभिव्यक्ति का प्रथम संगठन था। इसमें सभी लोगों जो अपनी बातें रख सकते थे, जनता तक अपनी बातें पहुंचा सकते थे, जिसके लिए जनता की अभिव्यक्ति का पहला संगठन जो था वो पुनः सार्वजनिक सभा थी और इसकी स्थापना महादेव गोविंद रानाडे द्वारा 1870 में की गई थी। इसी ने पुनः सार्वजनिक जो सभा थी, इसी ने आगे सामाजिक संगठन, मैंने पहले बात की है कि सामाजिक संगठन बनाकर समाज में मूलभूत परिवर्तन लाने का काम किया था महादेव गोविंद रानाडे द्वारा। और इसी संगठन में पहली बार जनता के व्यक्ति की बात की गई थी। गणेश गोपाल आगरकर जो थे 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जो आगे चल करके पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जानी गई थी। तो हम देखते हैं कि भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का इतना व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ता है कि भारत के लोगों में अनेक संस्थाएं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और अनेक लोगों में पाश्चात्य शिक्षा को लेकर के जन जागृति पैदा होती है। पाश्चात्य समाज की जितने भी अच्छाइयाँ थी उनको ग्रहण किया जाता है। लोग अंग्रेजी शिक्षा को लेकर बढ़ावा आते हैं। जो अपनी क्षेत्रीय मातृभाषा थी उसकी में शिक्षा दे जाने की प्रवृत्ति आती है। तो इस तरह से सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो थे भारत में एक जागृति के रूप में काम देखते हैं। आज की क्लास में इतना है। आगे नेक्स्ट की क्लास में हम देखेंगे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में किन किन लोगों की, किन किन संस्थाओं की स्थापना की गई, आगे उनके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। थैंक यू।
तो क्या काटनी पड़ती है ना, और तो दिक्कत नहीं है।